राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा तुम लोग को कहानी टाइप का बताता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है, ओके। अब यहां पे सिचुएशन देखो क्या है, सिचुएशन देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो, देखो, सुनाई दे रहा ना? हाँ, ठीक है। ये जो लीन वाला राइट है, लीन का राइट वो कब इस्तेमाल कर सकता है? लीन का राइट वो तब इस्तेमाल कर सकता है जब गुड्स उसके पास है, ठीक है। जब तक गुड्स उसके पास है तभी तक वो ये राइट इस्तेमाल कर सकता है, राइट ऑफ लीन। लेकिन कभी कभार केस ऐसा भी होता है कि गुड्स उसके पास से निकल गया है, यानी गुड्स उसने भेज दिया है। अब ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या है? जब उसने गुड्स भेज दिया है, उसका पोजीशन जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब गुड्स अपने पास से हाथ से निकल गया है, तब ऐसे केसेस में ये है कि वो गुड्स को क्या करवाएगा? स्टॉपेज करवाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो 1 करोड़ की कार थी बीएमडब्ल्यू, 1 करोड़ की कार थी बीएमडब्ल्यू, और वो मैंने ट्रेन के थ्रू, ट्रेन से मैं यूपी से भिजवाया था मैंने, ठीक है। ट्रेन से मैं कहा भिजवाया था? यूपी में भिजवाया था। और मैंने कहा था कि उसकी जो रसीद है वो भी मैंने दे दिया था। मैंने बोला था कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो इसका लेके अपना करवा लेगा। अब सिचुएशन ये हुआ कि जैसे ही वो रास्ते में, मतलब मेरे पास से निकल गया, मुझे पता चला कि सामने वाला जो है वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब इसके ऊपर मैं लीन तो कर नहीं सकता कि गुड्स मेरे हाथ से निकल गया है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक काम करो भाई, गुड्स को रोक दो, रास्ते में ही रोक दो, जहां पे है वहीं पे रोक दो। तब ये राइट आ जाता है हमारा स्टॉपेज का, राइट। यानी कि लीन का जैसे ही राइट खत्म होता है वैसे ही स्टॉप, ये तुम्हारा स्टॉपेज का जो राइट है वो स्टार्ट होता है। जैसे ही लीन खत्म वैसे ही स्टॉपेज स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन अनपेड सेलर्स राइट ऑफ अ लीन। बेसिकली ये उसका ही एक्सटेंशन है। हाउएवर it arises only on the insolvency of the transferee and when goods are in a transit। और ये तभी अप्लाई हो सकता है जब सामने वाला क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। क्योंकि अगर सामने वाला इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं है, तुम क्या रीजन देके गुड्स को रोकोगे? ठीक है, रास्ते में अगर गुड्स को तुमने रोका है तो क्या रीजन दोगे? कि वो पैसे नहीं दे रहा है, लेट देने वाला है, ऐसा हम करके नहीं रोक सकते, क्योंकि इससे सामने वाले बिजनेस का, सामने वाले पर्सन का बिजनेस लॉस होगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो राइट है वो डिफाइन किया हुआ है प्रॉपरली। when the buyer of the goods becomes insolvent, the unpaid seller who has parted the possession of the goods, parted का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अपने पास से छोड़ दिया है उसने, ठीक है, जाने दिया है गुड्स को। parted the possession of the goods has a right of stopping them in a transit। तब उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को ट्रांजिट में रोक सके, यानी रास्ते में रोक सकता है। दैट इज टू से, इसका मतलब ये हुआ, he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit। मतलब ये हुआ कि जब तक गुड्स रास्ते में है तब तक वो अपना पोजीशन इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वो जब चाहे तब अपना पोजीशन को क्या कर सकता है? चालू कर सकता है, ठीक है। ये जो उसका पोजीशन है, यानी जो उसकी मालिकी है, वो जब चाहे तब चालू कर सकता है। जैसे ही वो बोल देगा, जो ट्रेन से, जिस ट्रेन से सेंड किया था उस ट्रेन में इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये गुड्स उसको डिलीवर मत करना, मतलब ये उसका पोजीशन फिर से चालू हो गया, अब फिर से वो मालिकी उसके पास आ गई है। एंड मे रिटेन देम, और उसको अपने पास रोक सकता है अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ अ प्राइस, जब तक सामने वाला पेमेंट ना कर दे या टेंडर ना दे दे उसका, ठीक है। तो ये है तुम लोग का राइट स्टॉपेज, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। अब इसकी कंडीशंस क्या है? अब ये कब इस्तेमाल कर सकते हो, कब कब तुम इसको यूज करोगे? राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहला, द सेलर इज अनपेड। पहला क्या है कि सेलर अनपेड है, तभी इस्तेमाल होगा। दूसरा, द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। दूसरा कंडीशन ये है कि बायर जब तक इंसॉल्वेंट नहीं होता तब तक तुम ये राइट यूज नहीं कर सकते। एंड तीसरा है, गुड्स आर इन ट्रांजिट। गुड्स कहां पर है? ट्रांजिट में। ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन, मतलब जो सेलर है वो गुड्स का पोजीशन छोड़ चुका था, वो गुड्स निकल चुका था। एंड द बायर हैज नॉट एक्वायर्ड इट, और सबसे बड़ी बात है कि बायर को भी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अगर बायर एक बार रिसीव कर लेता तो तुम गुड्स रोक कर करोगे भी क्या, राइट। सो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, अदरवाइज स्टॉपेज एंड ट्रांजिट जो राइट है वो यूज नहीं कर सकता। क्या क्या? द सेलर इज अनपेड, सेलर अनपेड है, उसको पैसे नहीं मिले हैं। द बायर बिकेम इंसॉल्वेंट, जो बायर है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। एंड थर्ड, गुड्स आर इन ट्रांजिट, जो गुड्स है वो अभी भी रास्ते में है। मतलब ये हुआ कि उसके पास से तो निकल गया है लेकिन अभी भी बायर को मिला नहीं है, ये कंडीशन है।
अब इसमें देखो चीजें क्या लिया है, इन अदर वर्ड्स goods must neither be in a position with the seller nor with the buyer or with the agent. अब देखो यहां पे क्या लिखा है, in other words goods must neither be in a position with the seller, ना ही जो गुड्स है वो ना ही सेलर के पास है, ना ही बायर के पास है, और ना ही उसके एजेंट के पास है, क्योंकि अगर उनके एजेंट के पास भी चला गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट। दे कुड बी इन द कस्टडी ऑफ अ कैरियर एंड इंडिपेंडेंट मिडलमैन। हाँ, ये पॉसिबल है कि वो किसी कैरियर के पास हो। कैरियर का मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कोई इंडिपेंडेंट मिडलमैन, जैसे जो मैंने रेलवे से सेंड किया है, तो रेलवे तो मेरे कोई रिलेटिव है नहीं, ना ही वो कोई मेरा एजेंट है, ना ही वो बायर का एजेंट है, वो बस एक क्या है, एक मिडल मैन है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट होकर अपना सामान ले रहे हैं और दे रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना? देखो, ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, बेसिकली ये अभी इसमें सिचुएशन कैसा होता है कि ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, तो इसका जो मैंने बोला कि ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, रास्ते में होना, ठीक है। रास्ते में होने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं सूरत में हूं, ठीक है, और मैंने जो वो बीएमडब्ल्यू वाला एग्जांपल दिया कि सूरत से मैंने एक बीएमडब्ल्यू कार, ठीक है, ऐसे ही मान लो, छोड़ो रहने दो, मेरी कार बहुत खराब बनेगी, मैं कार लिख देता हूँ, बेटर है, ठीक है। कौन सी कार है, बीएमडब्ल्यू, और वो मैंने यूपी सेंड की थी, यूपी में जो बायर है। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हम लोग कब कब उसको बोल सकते हैं कि ट्रांजिट में है, कि जब गुड्स मेरे पास से निकल चुका है, लेकिन अभी तक बायर जो है, यानी यूपी में जो बायर है, उसने भी रिसीव नहीं किया है, ना उसने रिसीव किया है, ना ही उसके किसी एजेंट ने रिसीव किया है, ठीक है। भले मान लो कि यूपी में मान लो रेलवे स्टेशन पर आ गया है, मान लो स्टेशन पे भी पहुंच गया है, लेकिन ना बायर का एजेंट पहुंचा है, ना ही मुझे मिला है, तब तक मैं उसको बोल सकता हूं कि वो क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट है। ओके, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब यही होता है कि ना मेरे पास है ना उसके पास है, भले कहीं और पे भी रुका हुआ, मान ले स्टेशन पे 10 दिन से पड़ा हुआ है, तब भी उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि गुड्स डिलीवर हो चुका है, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में ही है, ठीक है, जब तक फाइनली बायर जाके कंफर्मेशन नहीं देता है तब तक। तो यहाँ पे हमें वही पढ़ना है कि ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांजिट, कि किसी भी गुड्स का ड्यूरेशन कब तक है और टर्मिनेशन कब होगा, जो स्टॉपेज करना है हमें। तो सबसे पहले है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता है। वैसे ड्यूरेशन का मतलब जो क्या होता है वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है। Goods are deemed to be in a course of transit from the time when they are delivered to a carrier। कब से शुरू होगा, जैसे ही गुड्स को तुमने क्या किया, कैरियर को डिलीवर कर दिया है, और या किसी बेली को फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, किसी बायर को, यानी जो बायर है उसको सेंड करने, उसको सॉरी उसके पास रिसीव हो, उसके लिए तुमने क्या किया है, वो बायर रिसीव कर ले, उसके लिए तुमने क्या किसी कैरियर का हेल्प ली है या किसी बेली की हेल्प ली है, और गुड्स तुम्हारे पास से चला गया है। Until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such a carrier or other belly, और बायर या उसके एजेंट ने अभी तक डिलीवरी रिसीव नहीं किया है, तब तक हम क्या बोलेंगे भाई, ड्यूरेशन जो ट्रांजिट है वो चालू है। जो मैंने ये एग्जांपल दिया कि अगर मान लो स्टेशन पे गाड़ी पहुंच भी गई है, लेकिन वो बायर नहीं पहुंचा लेने के लिए, ना ही एजेंट जाके वहां पे गया लेने के लिए, तब तक यही मानूंगा मैं कि जो मेरा गुड्स है वो अभी भी ट्रांजिट में ही है, रास्ते में है। ये हो गया पहले का एग्जांपल। उसके बाद है दूसरा, एंटीसिपेशन बाय बायर एंड ऑफ ट्रांजिट। अब देखो, एंटीसिपेशन का मतलब यहां पे कैसा है, if the buyer or his agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointment destination। अब सिचुएशन का एंटीसिपेशन ऑफ बायर ऑफ एंड ऑफ ट्रांजिट, यानी बायर ने कुछ ऐसा करके ट्रांजिट ही खत्म कर दिया, क्या करके, देखो, इफ द बायर और हिज एजेंट, बायर और हिज एजेंट obtains delivery of goods before their, ये याद रखना, before their arrival at the appointed destination the transit is at the end। यानी कि जहां पे गुड्स पहुंचने वाला था, वहां पे पहुंचने से पहले अगर बायर ने गुड्स, बायर या उसके एजेंट ने कहीं और पे गुड्स ले लिया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो गुड्स है वो मैं सूरत से सेंड किया था, और वो गुड्स जाने वाला कहाँ था, वो गुड्स जाने वाला था यूपी, लेकिन मान लो उसके बीच में भुसावल आता है, और भुसावल पे इन लोगों ने क्या किया, वो गाड़ी रिसीव कर ली,
यानी वो जो कार मैंने सेंड किया था वो क्या किया, रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिट जो है वो खत्म हो चुका है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, राइट। ड्यूरेशन जो था उसका वो फिनिश हो गया, क्योंकि कंडीशन क्या था भाई, गुड्स पहुंचे, ये कंडीशन था ये डेस्टिनेशन तक। लेकिन अगर मान लो बीच में वो लोग कहीं भी रिसीव ही कर लेते हैं तो भी ट्रांजिट हमारा खत्म हो जाएगा। अब मान लो कि वो भुसावल से वो खुद लेकर जा रहे थे और गाड़ी जल गई, तो वो हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी गलती है, उन्होंने रिसीव कर लिया था, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। दैट्स वाई ये यहाँ पे समझना जरूरी है। फिर इसमें नेक्स्ट में लिखा है, इफ द बायर और हिज एजेंट्स ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड with or without the consent of the carrier before the arrival at the destination, the transit is at end। ठीक है, अगर उन लोगों ने उसके कंसेंट के बिना रास्ते में कहीं ले लिया हो तो ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, द बायर में एंटिसिपेट द एंड ऑफ ट्रांजिट, thus put an end to the sailor's right of stoppage in a transit। और इसी वजह से जो सेलर का राइट है वो अपने आप क्या है, खत्म हो जाता है, क्योंकि गुड्स क्या है सामने वाले को मिल गया है, इसी वजह से वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अटोरमेंट ऑफ अ कैरियर टू अ बायर। अब ये देखो अटोरमेंट ऑफ अ कैरियर टू अ बायर में क्या है, if after the arrival of the goods at the appointment destination the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf and continues in possession of them as a bailee for the buyer or his agent, the transit is at end and it's immaterial that a further destination for the goods may have indicated by the buyer और नॉट। अब यहाँ पे सिचुएशन समझो क्या लिखा हुआ है, अटोरमेंट ऑफ कैरियर टू अ बायर। अटोरमेंट का मतलब सुने, जैसे मूवीज में सुना ना कि पावर ऑफ अटर्नी, मतलब जो डिसीजन लेने का राइट है, उसकी अधिकार है, वो हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। सेम वही यहाँ पर भी पॉइंट है, if after the arrival of the goods at the appointed destination the carrier or bailey acknowledges to the buyer, मतलब जो कैरियर और बेली होगा वो लोग बायर को ये बोल देते हैं कि भाई हमने गुड्स तुम्हारा रिसीव कर लिया है, और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं कि गुड्स हमने रिसीव कर लिया है, वैसे ही ये जो गुड्स का ट्रांजिट का पॉइंट था यानी ड्यूरेशन था वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांजिट। उसके बाद नेक्स्ट है रॉन्गफुल रिफ्यूजल बाय द कैरियर। अब इसमें देखो क्या है, रॉन्गफुल रिफ्यूजल, वेयर द कैरियर और अदर बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed to be at end। देखो अगर मान लो जो कैरियर है या बेली है wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, वो wrongfully मतलब कुछ ऐसा करता है कि भाई वो गलत है, वो सही नहीं है, the transit is deemed to be at end, वैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। बट नॉट इफ ही डज सो राइटफुली, लेकिन अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है, सही तरीके से मना करता है गुड्स देने के लिए, तब नहीं ऐसा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ये वाले का, सही तरीके वाले का। जैसे कि मान लो कि जो गाड़ी मैंने डिलीवर करने वाला था मैं, वो स्टेशन पे पहुंच गया है, ठीक है, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस उन लोगों को 10,000 रुपए पे करना था, ठीक है, 10,000 रुपए मान लो चार्जेस पे करने थे, लेकिन उन लोगों ने चार्जेस पे करने से मना कर दिया। किन लोगों ने, बायर ने, जो बायर हैं उन लोगों ने चार्जेस पे करने से मना कर दिया। अब जब चार्जेस पे करने से मना कर दिया तो ऐसे केसेस में जो कैरियर है या जो बेली है वो चाहे तो गुड्स को अपने पास जबरदस्ती रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे, पे नहीं कर रहे। इसको रॉन्गफुली नहीं बोलेंगे, ये क्या है, राइटफुली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट डिलीवर। अब देखो पार्ट डिलीवर का मतलब क्या, थोड़ा बहुत डिलीवरी कर देना। अब इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें दो चीजें हैं, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ। एक मिनट, हाँ, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? सी, ये टॉपिक कौन सा है, पार्ट डिलीवरी। अब देखो पार्ट डिलीवरी में क्या है, एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf the remainder of the goods may be stopped in a transit। देखो अगर पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है, पार्ट डिलीवरी का मतलब है थोड़ा बहुत करके सेंड करना। जैसे आज मैंने थोड़ा सेंड किया है, जैसे मान लो कि अगर 1,000 kg का सामान मुझे सेंड करना है तो 500 करके सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, या तो 200 तो मान लो मैंने 200 करके सेंड कर रहा था, पार्ट डिलीवर कर दिया है। तो ऐसे केसेस में वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और हिज एजेंट
इन दैट बिहाफ रिमाइंडर ऑफ द गुड्स में बी स्टॉप्ड इन अ ट्रांजिट, तो बाकी का जो गुड्स है वो ट्रांजिट में रोक सकते हैं, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन सच अ सर्कमस्टेंस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अ पोजीशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। हाँ, अनलेस एक कंडीशन है भाई, अगर मान लो कि तुमने वो पार्ट्स का डिलीवरी ऐसा किया था इन सच अ सर्कमस्टेंस टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अ पोजीशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स, कि गुड्स का तुम पूरा का पूरा पोजीशन छोड़ रहे हो, अगर इस कंडीशन से तुमने गुड्स सेंड किया था तो तुम रोक नहीं सकते हो। क्लियर है? ओके। पार्ट डिलीवरी में कैसा कि अगर तुम चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके गुड्स सेंड करो, या तो तुमने कुछ ऐसा कंडीशन से कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस था कि गुड्स तुम सेंड कर रहे हो वो पूरी डिलीवरी मानी जाएगी, तो ऐसे केसेस में हम रोक नहीं सकते। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी में। ओके, फिर नेक्स्ट है रिजेक्शन बाय द बायर। कभी कभी क्या होता है कि बायर गुड्स को रिजेक्ट कर देता है। द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और द अदर बेली continues in a position of them. The transit is not deemed to be at end even if the seller has refused to receive them back. अब यहां पे देखो क्या बोला है, द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूस इन अ पोजिशन, कब? जब बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है और जो कैरियर या बेली है गुड्स अभी तक उसके पास ही है। द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एंड, तो जो ट्रांजिट है वो खत्म नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा। रीजन ये है कि गुड्स तो डिलीवर हुआ ही नहीं था, उसने लेने से मना कर दिया, मतलब वो क्या अभी भी रास्ते में ही है ऐसा मान लेंगे। इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, और मान लो सेलर भी बोल रहा है कि मैं अभी नहीं लूंगा, तो उसको यही माना जाएगा भाई रास्ते में ही है गुड्स। ठीक है, गुड्स आर इन ट्रांजिट। और नेक्स्ट है डिलीवरी ऑन द शिप चार्टेड बाय द बायर। अगर मान लो ऐसे शिप पर डिलीवर करना है जो बायर ने सेंड किया हो, ठीक है, चार्टेड बाय द बायर। व्हेन गुड्स आर डिलीवर टू अ शिप charted by the buyer, it is a question depending on the circumstance of the particular cases whether they are in a position of the master as a carrier or as an agent of the buyer। अब इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। जैसे कि तुम्हें याद होगा एक मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बंदा है जो यूके में रहता है, उसने एक मुंबई में रहने वाले गुड्स पर्सन को कुछ ऑर्डर दिया था। क्या किया था उसने? कुछ ऑर्डर दिया था। ओके, मान लो कुछ कपड़ों का, क्लोथ्स का है, या कोई केमिकल समझते हैं, ठीक है, कोई केमिकल का उसने ऑर्डर दिया था जो मुंबई में बनता है, और उस यूके वाले ने क्या किया था, उसने अपना पर्सनल शिप सेंड कर दिया था। उसने क्या किया था? अपना पर्सनल शिप सेंड किया था। कहां पे सेंड किया था? मुंबई के लिए। और जैसे ही सामने वाला पर्सन यानी ये वाले पर्सन ने यानी मुंबई वाले ने वो जो सामान है शिप पर चढ़ा दिया, वैसे ही क्या बोल जाएगा, जो हमारा ट्रांजिट है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने गुड्स डिलीवर कर दिया। सेम वही यहाँ पे बोला है, डिलीवरी ऑन द शिप चार्टेड बाय द बायर। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर, इट इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस। तो भाई कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कंडीशन ही ऐसा था तो अलग केसेस है, वेदर दे आर इन अ पोजीशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर और एज अ एजेंट ऑफ द बायर। ठीक है, वो बायर के एजेंट के तौर पे वो शिप है या वो मास्टर यानी जो लंदन वाला सॉरी यूके वाला है उसके लिए है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज तो डिलीवरी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। अब ये जो गुड्स ये लोग रास्ते में रोक देते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका असर कैसे होता है वो देखना। अफेक्टेड कैसे है, इसमें देखो लिखा है मोड ऑफ स्टॉपेज, कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो लिखा है द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन अ ट्रांजिट आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। पहला क्या लिखा है, गुड्स का एक्चुअल पोजीशन लेके यानी एक्चुअल पोजीशन लेके गुड्स को रोक सकता है। दूसरा, बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू अ कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजीशन ऑफ द गुड्स आर। देखो पहला तो क्या है कि खुद गुड्स की पोजीशन में है, ठीक है, मान लो खुद डिलीवर करने वाला था लेकिन उसको पता चल गया तो गुड्स उसने रोक दिया, तो ये केस हो जाएगा। दूसरा है अगर मान लो उसका कोई कैरियर है या कोई बेली है, थर्ड पर्सन है, उसको उसने गुड्स दिया था तो वो नोटिस देगा उनको, कॉल करके मैसेज करके, आजकल जो जमाना चेंज हो गया है सो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो ये क्लेम करेगा भाई गुड्स को रहने दे वो मेरा ही है, तो ऐसे केसेस में वो गुड्स को रोक सकता है। तो ये दो तरीके हैं। अब मोड ऑफ नोटिस, अब यहाँ पे देखो नोटिस देना जरूरी है। जब तुम किसी बायर से सामान उसका छीन रहे हो, एक तरह से छीनना ही हो गया, तुम गुड्स उसका रोक रहे हो, तो ऐसे केसेस में कुछ चीजें जरूरी होती हैं। क्या? कि नोटिस देना जरूरी है। तो यहाँ पे समझो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है सच नोटिस में बी गिवन आइदर
अब देखो नोटिस किसको किसको दे सकते हो, टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और टू द प्रिंसिपल। देखो या तो जो अभी राइट नाउ गुड्स के पोजीशन में कैरियर बेली, या तो प्रिंसिपल यानी बायर को। In the later cases, the notice to be effected shall be given at a such a time in a such a circumstance that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate it to its servant or agent in time to prevent a delivery to the buyer। अब यहाँ पे केसेस में कैसा लिखा है, इन द लेटर केसेस, यानी लेटर का मतलब यह है सेकंड वाले केस की बात कर रहा है कि सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में क्या बोला है, इन अ लेटर केस द नोटिस टू बी इफेक्टेड शैल बी गिवन एट सच अ टाइम, और ऐसे टाइम पर तुम्हें नोटिस देना है प्रिंसिपल को, यानी जो प्रिंसिपल है मीन है। जैसे कि इसका मैं तुम्हें एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक एजेंट है, एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी से कांटेक्ट किया था और वो मेरा सामान जो है वो पहुंचाते हैं मान लो केरला, ठीक है। एक मिनट यार, ओके तो या तो मैं ये एजेंसी वाले को ही डायरेक्टली बोल दूं, या तो इनका जो कैरियर है या जो इनका पर्सन है जो लेके जा रहा है मैं उसको दूं। तो जो पहला वाला है टू द पर्सन एक्चुअल पोजीशन, तो एक्चुअल पोजीशन पे कौन है, वो कैरियर वाला होगा, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा प्रिंसिपल का मतलब ये एजेंसी वाला हो गया, राइट। और अगर मैं एजेंसी वाले को देता हूं नोटिस, ठीक है, तो एजेंसी वाले को भी इतने टाइम पर नोटिस दूंगा दैट इन अ सच अ सर्कमस्टेंस दैट द प्रिंसिपल बाय द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस में कम्युनिकेट टू हिज सर्वेंट। इतना टाइम दूंगा ताकि वो अब टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले दूं और 2 घंटे में वो कॉल भी ना कर पाए, कांटेक्ट भी ना कर पाए बराबर से, उसको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो प्रॉपरली अपने कैरियर से बात करके सामान को रुकवा सके। ये पहला हो गया। अब इफेक्ट ऑफ नोटिस क्या है, when notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or the bailee in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the direction of the seller, the expenses of such a redelivery shall be borne by the seller। अब इसमें देखो केस में क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि तुम लोगों ने नोटिस दिया था, when the notice stoppage in a transit is given by the seller to the carrier or a bailee in the possession of the goods, यानी जो रास्ते में सामान लेके जा रहा है उसको हम लोगों ने नोटिस देके सामान को रुकवा दिया है, ठीक है। अगर उसको सामान को मतलब नोटिस देके सामान रुकवा दिया है, तो ऐसे केसेस में मान लो बायर ने मान लो पैसे दे दिए या बायर से रिक्वेस्ट किया, बायर से हमारी बात हुई और उसने बोला सामान को डिलीवर करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिलीवर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि गुड्स तो हम अपने पास रख भी नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं है। सो इन दैट केसेस according to the direction of the seller, right, the expenses of such a redelivery shall be borne by the seller। और फिर जो भी उसका रीडिलीवरी का खर्चा होगा वो कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। अब उसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। अगर मान लो कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट की वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस किसको पे करना पड़ेगा, सेलर को पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ सबको?